तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी में अ, कितने स्टेज होते हैं और इसमें जो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यूपीएससी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आप हिंदी में इसे कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग हो गया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी एग्जाम, इनकी परीक्षा हर साल होती है। तो यूपीएससी का एग्जाम हर साल होता है और जो यूपीएससी है इसका 3 स्टेज है। इसका 3 स्टेज कौन कौन सा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस एंड तीसरा है इंटरव्यू। पहला ये हो गया, प्रीलिम्स हो गया, दूसरा हो गया मेंस और तीसरा क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो अब जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, उसके बाद फिर हम मेंस के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद हम फिर देंगे फिर इंटरव्यू के बारे में जानकारी। बस थोड़ी मोटा मोटी जानकारी आपको देंगे, फिर आगे चलकर हम विस्तार में बात करेंगे प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट है ना, मेंस में क्या क्या पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के बारे में सब आगे जाकर हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज संक्षेप में, आज हम जो पहला स्टेज प्रीलिम्स है तो हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे कि प्रीलिम्स जो है उसको प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। तो प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, इसके 2 पेपर है ना। इसके फिर 2 पेपर है। एक होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, यानी कि पेपर 1 होता है और ये पेपर 2 होता है। पेपर 1 जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज, है ना, और इसको हम कहते हैं पेपर 2 को सी सेट। इसको हम ये कहते हैं कि जो जनरल स्टडीज है पेपर 1 है, इसमें अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने होते हैं, 100, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टाइम कितना होता है तो टाइम होता है 2 आवर्स, ठीक है। तो टाइमिंग जो एग्ज़ाम शुरू होते हैं उसका क्या होता है, तो वो एग्ज़ाम टाइमिंग की अगर बात करें, एग्ज़ाम टाइम, है ना, एग्ज़ाम टाइम शुरू होता है 9, 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक AM, यानी सुबह के, यानी मॉर्निंग में 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक का समय होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा। ये हिंदी एंड इंग्लिश, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और हर क्वेश्चंस का 2 मार्क्स होते हैं, जो 2 मार्क्स होंगे, इसमें 2 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल अगर मार्क्स देखें जनरल स्टेज में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये क्या कुछ संक्षेप, मतलब कि एक संक्षेप में जो जानकारी था प्रीलिम्स को लेकर के वो मैंने दिया। उसके बाद अगर मैं सीसैट की बात करूं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज
ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड ना, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो पूछे जाते हैं पेपर 2 में, यानी जिसको हम सीसेट कहते हैं, सीसेट में इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पेपर 1 की। तो पेपर 1 में जो कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ, और उसके बाद हम पेपर 2 में आएंगे सीसेट में, कि सीसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, ये है पेपर 1, पेपर 1 यानी कि जीएस वाला। तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? पहला तो जो हिस्ट्री है वो होगा, हिस्ट्री। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री का कौन कौन सा पार्ट? तो इसमें एंशिएंट भी होंगे, उसके बाद मिडाइवल एंड मॉडर्न, यानी कि प्राचीन इतिहास होंगे, मध्यकालीन इतिहास होंगे, और यह हो गया मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास, ये होंगे। दूसरा हमारा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो भूगोल है, भूगोल में कौन कौन सा? तो बहुत तरह का, जो फिजिकल है ना, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसके बाद क्या कहते हैं फिर इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद फिर है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, ये सारी चीज़ इसमें आएंगे। तीसरा आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में अब देखेंगे कि पूरी जो इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में कौन सा? तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हो गया। चौथा है पॉलिटी, पॉलिटी या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल साइंस, जिसको कहा जाता है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था कहा जाता है। तो पहला हमारा हिस्ट्री हो गया, दूसरा हमारा हो गया ज्योग्राफी, तीसरा हो गया हमारी इकोनॉमी, एंड चौथा हो गया हमारा पॉलिटी। उसके बाद इसमें आता है करंट अफेयर्स, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है, यानी कि वर्तमान में आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जितनी भी क्या कहते हैं कि टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स में, जो आजकल जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम फिर बात करते हैं इसका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, है ना। तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसका हिंदी होती, ये होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये होता है। उसके बाद इसमें होगा ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, तो टोटल कितनी हो गए? तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6 एंड 7, ये 7। तो टोटल अगर सब्जेक्ट देखें तो ओवरऑल कितने हैं? तो ये 7 हो गए। हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, पॉलिटी होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होगा, उसके बाद साइंस एंड टेक। ये टोटल हमारा 7 सब्जेक्ट्स है, यानी कि 7 सब्जेक्ट्स है। और प्रीलिम्स में जीएस पेपर जो 1 है, जीएस पेपर 1 में इन सातों सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था को हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले फिर थोड़ा सीसेट के बारे में बात कर लेते हैं कि सीसेट में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये हो गया क्या कहते हैं कि पेपर 2 है ना, पेपर 2 हो गया। पेपर 2 जिसको हम कहते हैं सी सेट, सी सेट मैंने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, सी सेट हो गया। और सी सेट में क्या क्या पूछे जाए, थोड़ा सब्जेक्ट देख ले। इसमें इसका भी अगर बात करें, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 80 होंगे ना, 80 क्वेश्चंस होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि ईच क्वेश्चंस कैरी मार्क्स, तो वो है 2.5, 2.5 नंबर का होता है। और जो इसमें टाइम होता है, इसमें भी 2 घंटे होंगे। और ये शायद इनका टाइमिंग जो होता है, एग्जाम टाइम, वो होता है 2-2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक PM दोपहर के। यानी कि जो पेपर 1 था, पेपर 1 ये 9:30 बजे से 11:30 बजे ये शुरू होता है। और उसके बाद फिर कब, 11:30, 12:30, 1:30, तो 11:30, 12:30, उसके बाद 1:30, 3 घंटे के अंतराल के बाद, 3 आवर्स के अंतराल के बाद फिर पेपर 2 होगा, पेपर 2 होंगे। ये पेपर 2, ये जो मैंने कहा कि पेपर 2 सी सेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होंगे। ईच क्वेश्चंस कैरी मार्क्स कितना, 2.5 मार्क्स के होंगे। टाइम 2 घंटे का होगा। इसका टाइमिंग शुरू होता है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। सेकेंड टाइम ये शुरू होता है। पहला जो पेपर हमने कहा 9:30 बजे 11:30, बीच में 3 घंटे का अंतर होता है। और एग्जामिनेशन हॉल जो है, एग्जामिनेशन हॉल सेंटर में लगभग क्या होता है कि 9 बजे के पहले ही क्या होता है, एंट्री हो जाती है ना, एंट्री हो जाती है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेकर के। पेपर 2 जैसे हमने पेपर 1 के बारे में डिस्कशन कर लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे, ये मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हो गई। सब मैंने बता दिया। इसका टाइमिंग भी कितना, 2 घंटे का समय है। और उसके बाद जो है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 250 मार्क्स के होंगे। और जो मेंस है, यानी कि अगर आपको मेंस लिखना है, तो मेंस लिखने के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किए जाते हैं, वो पेपर 1 के जो स्कोर है उसके बेसिस पर ही आपको सिलेक्शन क्या कहते हैं, सेलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। ये जो पेपर 2 है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि इसमें आपको कितना लाना पड़ेगा, इसमें अगर 200 मार्क्स है तो उसको आपको कितना, 33% लाना पड़ेगा। 33 मतलब आप कह सकते हैं कि 66 मार्क्स इतने लाने होते। क्वालिफाइंग पेपर होता है। इनको जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो पेपर 1 है वो आपका चेक होगा। और उसके बाद फिर कट ऑफ निर्धारित होगी। और जब कट ऑफ को आप क्रॉस करेंगे, कट ऑफ से ज़्यादा लेके आएंगे, फिर आपका क्या होता है, मेंस के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने सब्जेक्ट की बात नहीं की थी कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो ज़रा देख लें। तो पेपर 2, जो पेपर 2 है, सी सेट है ना, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। एक होता है कॉम्प्रीहेंशन, है ना। कॉम्प्रीहेंशन मतलब ये होता है कि कोई छोटा सा क्या होता है, कहानी होगा। और उन कहानी में से ही क्या आपको क्या होता है,
कुछ उत्तर होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, और उन सवालों के आपको जवाब देना है। ठीक है, यह तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया। दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरा जो है वो मैथ होगा। ये 3, यानी कि इसमें जो क्या कहते हैं कि पेपर 2 सीसैट, इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन आएगा। यानी कि कुछ थोड़ा सा छोटा सा कहानी होगा और कहानी से कुछ सवाल दिए जाएंगे और कहानी पढ़ के ही उन सवालों का जवाब आपको देना है। रीजनिंग होता है, रीजनिंग आप पढ़ती होंगे जो बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उस सब में जो रीजनिंग पूछी जाता है वही सारे रीजनिंग इसमें भी होगा। और जो मैथ आप पढ़ते हैं जनरल कंपटीशन के लिए, उन सारे मैथ, वो सारे मैथ्स भी यहाँ पूछे जाएंगे पेपर 2 में। तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सीसैट पेपर 2 के बारे में डिस्कशन खत्म हो गया। तो हम बात कर रहे थे पेपर 1 की, है ना। जब पेपर 1 की बात करें, जीएस की बात करें, जीएस में हमने देखा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक है। तो ये जो टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, उनमें से हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी? इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थव्यवस्था की। तो आइए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो पहला सब्जेक्ट हमारा है वो हम क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स होगी, इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी। और इकोनॉमिक्स की अगर मैं योगदान की बात करूं यूपीएससी प्रीलिम्स में कि इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, तो मैं पिछले 4 साल का मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि पिछले 3-4 सालों में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके बेसिस पर हम आगे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड्स पे डालता हूँ इसमें कितने सवाल पूछे गए हैं। एक मान लेता हूँ 2017 को ले लेते हैं, 2018 को ले लेते हैं, 2019 को ले लेते हैं और 2020 को ले लेते हैं। तो 2017 की अगर बात करूँ तो 2017 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स से यानी अर्थव्यवस्था पूछे गए थे, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है? 29। यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से साल 2017 के प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से कितने थे? 29 थे। इसी तरह 2018 में कितने क्वेश्चंस थे? 25। 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो ये है 28 क्वेश्चंस। और 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में इकोनॉमिक्स का योगदान अच्छा खासा है। यानी ओवरऑल अगर सब्जेक्ट को मिला दिया जाए, जितने भी है, हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे फिर ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक हो, जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले सब्जेक्ट कौन सा है? तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। तो अगर हम देखें कि 2017 में 29, 2018 में 25, 2019 में 28, उसके बाद 2020 में से तो 23 क्वेश्चन पूछे गए, तो आगे का क्या हो सकता है? यानी कि एवरेज आप ये सकते हैं कि मतलब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 20 के आसपास का आप रख सकते हैं। यानी कि हो सकता है 20 भी पूछा जाए, 21 भी पूछा जाए, 22 भी पूछा जा सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। यानी कि 20 के आसपास का क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में यानी जीएस पेपर 1 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इनमें जितने भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम करते हैं और कहाँ से करते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? बार्टर सिस्टम से। आज 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम, और दूसरा है व्हाट इज मनी, यानी पैसा क्या है
है ना। मुद्रा, मुद्रा क्या है ना, एवं उसके कार्य। और इसका है बार्टर सिस्टम मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये दो टॉपिक यानी कि बार्टर सिस्टम एंड व्हाट इज मनी एंड देयर फंक्शन, कि पैसा क्या, मुद्रा क्या, उसका कार्य क्या है, ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। बार्टर सिस्टम जैसे हमने ऊपर लिखा कि बार्टर सिस्टम का अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो होता है वस्तु विनिमय, है ना, प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का बार्टर सिस्टम क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसा जमाना, एक ऐसा दौर, जिस दौर में, जिस जमाने में ना तो सिक्के थे और ना ही कागज के नोट, कागज का नोट यानी सिक्का। वर्तमान अभी जितने भी अभी सिक्के देख रहे हैं, तभी के ज़माने में कितने के सिक्के भारत में, तो भाई 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के है ना, 5 रुपये के है, 10 रुपये के और 20 रुपये के, ये सिक्के आपको दिख रहे हैं। कागज़ के अगर नोट की बात करें, यानी नोट करेंसी, तो करेंसी कितनी की है अभी, तो 5 की करेंसी है ना, 10 की भी है, 20 की भी है, 50 की है, 100 की है, 200 की है, 500 की है और 2000 की है ना, ये हमारे पास करेंसी है। तो वर्तमान में सिक्के कितने, 1, 2, 5, 10, 20 के, और कागज़ का नोट के 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट अभी प्रेजेंट में है। एक ऐसा जमाना, एक ऐसा दौर, जिस दौर में ना तो ये सिक्के हुआ करते थे और ना ही ये कागज़ का नोट हुआ करते थे। तो क्या अब मतलब ये कल्पना कर सकते हैं कि अभी जैसे वर्तमान में सिक्के हैं, कागज़ का नोट है, तो इनके कारण तो व्यापार होते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपको लेना है, जैसे 2000 रुपये का अगर आपको जूता खरीदना है ना, शू खरीदनी है, तो मार्केट जाएंगे, 2000 रुपये देंगे, आपको 2000 का क्या देगा, शूज़ दे देगा, है ना। मान लें तो आप 5 रुपये का अगर गोलगप्पे खाना है, तो आप मार्केट गए, गोलगप्पे वाले को अपने 5 रुपये दिए, आपको एक गोलगप्पे दी, तो आप खा के आ गए। लेकिन जिस जमाने में ना तो सिक्के थे और ना ही कागज़ का नोट थे, तो क्या उस समय क्या होता होगा, व्यापार कैसे हुआ करता था। तो उस जमाने में व्यापार हुआ करता था बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार होते थे, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ही व्यापार हुआ करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये होता है कि सबसे पहले क्या है, वस्तु। वस्तु मतलब क्या है, वस्तु मतलब कोई भी चीज़। आपके पास गाय भी होगा, बैल भी हो सकता है, अनाज भी हो सकता है, टमाटर भी हो सकता है, ये सारी चीज़ हो सकता है। वस्तु मतलब वस्तु क्या है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ है तो वस्तु है, चाहे जानवर हो, कोई आदमी हो, कुछ खाने पीने की चीज़ हो, सब के सब क्या है, तो वस्तु है, ठीक। और उसके बाद एक तरफ है, एक शब्द है विनिमय। विनिमय, विनिमय का इंग्लिश में इसको अगर देखेंगे वर्ड, तो इसका होता है एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज। इसका और अर्थ देखेंगे विनिमय, तो विनिमय मतलब होता है कि अदला बदली, अदला बदली, ठीक है। तो पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, जो बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार हुआ करते थे, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, तो वस्तु का विनिमय होता था, वस्तु का विनिमय होता था, नहीं वस्तु का अदला बदली होता था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम के व्यक्ति के पास कितना है, मान लेते हैं कि इनके पास 5 केजी गेहूं है, और इनके पास क्या है, 2 केजी क्या है, आम है, ऐसे मान लेते हैं ना, आम है। अब क्या होगा कि ये भाई साहब के पास क्या है, 5 केजी गेहूं है, ये भाई साहब का 2 केजी आम है। तो जब ये बाजार जाएंगे मार्केट में, तो ये भाई साहब क्या 2 केजी आम लेके बैठे हो और गेहूं लेके, इनको ज़रूरत है आम की और इनको ज़रूरत है गेहूं की। ये बेचारा क्या गेहूं दे देगा, इसको गेहूं दे देगा, और ये जो इनके पास आम है, आम क्या करेगा, इसको दे देगा, है ना, आम इसको दे देगा। तो क्या होगा, वस्तु का अदला बदली हो गया, यानी गेहूं इसके पास था, गेहूं दे दिया उसको, और उसके पास, इसके पास जो आम था, ये आम इसको दे दिया। तो वस्तुओं का अदला बदली हुआ कि नहीं हुआ,
अदला बदली हुआ, इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी उस दौर में जब सिक्के और कागज के नोट नहीं हुआ करते थे तो व्यापार इसी सिस्टम के तहत हुआ करता था, और इस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, ये हो गया बार्टर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम कैसा हुआ। बार्टर सिस्टम तो चल रहा था, है ना, बार्टर सिस्टम तो चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन से चैलेंजेस थे, जिसके कारण आज का ज़माना जो हम देख रहे हैं, जिसके तहत क्या होता है, कोई भी चीज़ को, वस्तु को खरीदने के लिए, बेचने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ये आसान भी है। तो बार्टर सिस्टम के चैलेंजेस की अगर बात करें, इसके अगर मैं देखूँ प्रॉब्लम्स तो क्या है, तो प्रॉब्लम्स में पहली स्थिति क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग, यानी इंग्लिश में इसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ना ऑफ वांट्स। मतलब दिक्कतें ये थी, यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग, यानी बार्टर सिस्टम में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा तभी व्यापार होगा, अदरवाइज व्यापार नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि ए नाम का व्यक्ति था और एक का था क्या था, बी नाम का व्यक्ति था। ए नाम के व्यक्ति के पास क्या था, मैंने कहा था 5 केजी गेहूं था इसके पास, और इसके पास बी नाम का व्यक्ति जिसके पास क्या है कि 2 केजी आम था। ठीक है, ऐसे था। तो आवश्यकता दोहरा संयोग, यानी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब ये होता है कि ए नाम के व्यक्ति के पास जो 5 केजी गेहूं है और बी नाम के व्यक्ति के पास जो 2 केजी आम है, इन दोनों को एक दूसरे के सामान की आवश्यकता है। आवश्यकता दोहरा संयोग मतलब दोनों के पास जो सामान है, उन दोनों के सामान को एक दूसरे की आवश्यकता है, तो व्यापार होगा। कभी कभी ये हो सकता है कि अगर मान लेते दूसरे दिन अगर गया ये 5 केजी गेहूं लेके उसके पास आम है, तो ये बंदा सामने वाला बंदा कहे नहीं मुझे तो चावल चाहिए, और ये कहेगा तो यार मेरे पास तो चावल है नहीं। तो जब कहेगा कि बी नाम का व्यक्ति ऐसे कहते हैं भाई कि आपके पास गेहूं है तो मैं गेहूं के बदला आम नहीं दे सकता, आप चावल देंगे तभी मैं गेहूं दे सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम था, यानी कि आवश्यकता दोहरा संयोग नहीं तो व्यापार संभव नहीं है ना, तो व्यापार संभव नहीं। एक ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति कई बार ये होता है कि व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से अपने सेवा या सामान के लिए उचित सामान या सेवा नहीं मिल पाती है। वो कैसे, वो ऐसे कि सपोज मान लेते हैं कि ये ए नाम का व्यक्ति होगा, और ए नाम के व्यक्ति के पास अगर मान लेते हैं कि 5 केजी अगर गेहूं है, ठीक, और ये बी नाम का व्यक्ति है, इसके पास भी क्या है कि मान लेते हैं कि इसके पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे ये 5 केजी ये है, 5 केजी मान लेते क्या है कि ये है चावल है। ठीक है, अब ये चाह ए नाम के व्यक्ति ये चाह रहा है कि भाई मेरे पास 5 केजी अगर गेहूं है तो 5 केजी गेहूं के बदले मुझे क्या मिले, 5 केजी ने सेम वजन का हमें क्या मिल जाए, मतलब क्या होता है कि हमें क्या कहते हैं कि चावल मिल जाए, है ना। 5 केजी गेहूं देंगे तो 5 केजी क्या चावल लेके आ जाएंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि ए नाम का व्यक्ति बी के पास जाएगा, बी से कहेगा भाई मेरे पास गेहूं है, अब 5 केजी गेहूं ले लो और ये जो 5 केजी चावल है ये मुझे दे दो। तो कहेगा नहीं, आप 5 केजी गेहूं देंगे लेकिन 5 केजी गेहूं के बदले हम कितना 5 केजी चावल आपको नहीं दे सकता, हम 2 केजी ही चावल दे सकते हैं। तो क्या होता है, मतलब क्या हो ना कि ये जो 5 केजी का जो उचित दाम जो होना चाहिए था उनसे मिला नहीं, ये केवल कितना देना चाह रहा है, ये तो 5 केजी गेहूं दे देगा, है ना, तो दे देगा, पर इसके बदले रिटर्न कितना देगा, वो कहे कि 2 केजी हम चावल दे सकते हैं। तो क्या हुआ, इसको क्या मिला, उचित दाम, यदि 5 केजी गेहूं के बदले उसको क्या मिला, उचित सामान नहीं मिला। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना, ये भी बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कोई अगर नाशवान वस्तु है
तो नाशवान वस्तुओं का मूल्यह्रास हो जाता है। नाशवान वस्तु है ना, नाशवान वस्तुओं का मूल्यह्रास है ना। मतलब नाशवान वस्तु मतलब क्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि पेरिशेबल कॉमोडिटीज है ना, पेरिशेबल कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज। तो पेरिशेबल कॉमोडिटीज क्या होता है, जैसे अगर टमाटर है तो टमाटर क्या होगा, खराब हो जाएंगे। आलू है तो आलू भी खराब हो सकते हैं। आपको अगर मछली भी लेके है तो मछली भी खराब हो जाएगा, एटसेट्रा। यानी कि नाशवान वस्तु मतलब वो चीज़ें होती है जो चीज़ें मतलब एक दो दिन में जितना मतलब जल्दी से जल्दी खराब होने का चांसेस होता है उसको हम कहते हैं नाशवान वस्तु, यानी कि पेरिशेबल कॉमोडिटीज है। तो सपोज दैट कोई ए नाम का व्यक्ति, यही व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति अगर क्या कहते हैं कि एक बोरी है ना, एक बोरी टमाटर लेके गया था है ना मार्केट में, लेकिन सही क्या कहते हैं कि सौदा यानी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग ऐसा हो कि भाई कि अगर मैं एक बोरी अगर टमाटर लेके जा रहा हूँ तो कम से कम एक बोरी मुझे क्या मिल जाए है ना, एक बोरी क्या मिल जाए, एक बोरी मान लेते कि गेहूँ मिल जाए है ना टमाटर के बदले। तो इस तरह मतलब एक ऐसे व्यापारी की उनको तलाश होगी जो मतलब उचित मूल्य दे दे। अब उचित मूल्य को ढूंढने के चक्कर में क्या हो सकता है, एक बोरी टमाटर है उसका आधा का ज़्यादा क्या होगा, खराब हो जाएगा। और ख़राब जब हो जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, अगर मान लेते एक बोरी चावल का अगर एक बोरी गेहूँ देता था तो आप क्या कहेगा कि नहीं मैं आधा बोरी ही दूंगा, क्यों, क्योंकि आपका आधा टमाटर जो है वो ख़राब हो गया है। तो ऐसी भी ये वाटर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि नाशवान वस्तु का मूल्यह्रास हो जाता है, उसका वैल्यू गिर जाती है, दाम गिर जाता है। तो उसके बदले में फिर जितने चीज़ें मिलनी चाहिए थे वो चीज़ें मिलेगी नहीं इनसे। ये तीसरा प्रॉब्लम है। अब आता है चौथा प्रॉब्लम। चौथा प्रॉब्लम यह करते हैं कि श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। श्रम विभाजन मतलब क्या होता है, श्रम विभाजन मतलब ये होता है जैसे कोई कॉल सेंटर पे काम कर रहा है, कोई टमाटर उगा रहा है, कोई जो ना आलू की खेती कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है ना, कोई जो है गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है। तो क्या है, श्रम विभाजन है, यानी लोग अपना अपना काम करते हैं। अभी अगर मॉडर्न एज की बात करें तो वर्तमान में लोगों के पास पैसे हैं, क्या है, सिक्के हैं, फिर देखते हैं करेंसी यानी कागज के नोट है ना, कागज का नोट है। तो भाई कहीं भी अगर आप काम करेंगे, चाहे कॉल सेंटर पर आप काम करें, टमाटर की खेती करें या आलू की खेती करें, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप गेहूँ उगा रहे हैं या चावल उगा रहे हैं, क्या होता है कि इनको बेच करके आप क्या कर सकते हैं, इनको बेचेंगे आपके पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, और उस पैसे के मदद से आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ आप खरीद सकते हैं। तो पैसे के ज़माने में, जिस ज़माने में जिस दौर में पैसे हैं उस दौर में तो ये श्रम विभाजन तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन सोचिए कि जिस ज़माने में पैसे नहीं थे, सिक्का नहीं हुआ करते थे, नहीं तो कागज़ का नोट था, तो उस ज़माने में क्या होता था, सपोज दैट कहीं कोई आदमी अगर टमाटर की खेती कर रहा था, वो टमाटर लेके आया, मान लेते ये एक बोरी टमाटर लेके है, एक बोरी टमाटर लेके है, और एक बोरी टमाटर से वो एक बोरी क्या होता है कि वो चावल लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये एक बोरी टमाटर लेके मार्केट जाएगा, मार्केट जाएगा, तो क्या होगा, मार्केट में वो कहेगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर एक बोरी टमाटर लेकर मार्केट लेके चले जाए तो एक बोरी टमाटर के बदले उसकी एक बोरी चावल मिल जाए, एक बोरी चावल मिल जाए। ऐसा संभव नहीं के बराबर लगता है। हो सकता है कि वो वापस आ जाए, एक दिन मार्केट गया, वापस आया कि भाई मेरा टमाटर कोई लिया ही नहीं है, मुझे चावल मिला नहीं। तो क्या करेगा, टमाटर की जो खेती में वो काम कर रहा था वो छोड़ देगा, छोड़ करके कहाँ, यानी कि अगर कहीं किसान के यहाँ काम कर रहा था चावल उगाने का तो वहाँ चला जाएगा, या फिर अपनी खुद की ज़मीन होगी तो उस ज़मीन में वो क्या करेंगे, चावल की खेती करने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो बार्टर सिस्टम की चौथी प्रॉब्लम यह है कि श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। ये भी एक चौथा प्रॉब्लम है। पांचवा प्रॉब्लम क्या है, पांचवा प्रॉब्लम यह है कि मूल्य को मापने में परेशानी है।
मूल्य को मापने में परेशानी, मूल्य को मापने में परेशानी। तो मूल्य को मापने में परेशानी कैसे? जैसे आज के ज़माने में, जैसे मेरे पास आपको पेन दिख रहा है या फिर ये कॉपी दिख रही है, तो मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है तो तय होता है। इसकी लागत जितनी होगी और उसको प्रॉफिट ऐड करके इसका प्राइस तय होगा। मान लीजिए 10 रुपये की पेन है ना, तो इसका मूल्य तो तय होगा। मैं 10 रुपये दूंगा तभी वो जाके हमें एक पेन देगा। ये कॉपी की मान लीजिए 50 रुपीज़ अगर इसका प्राइस है तो 50 रुपीज़ तो इसकी वैल्यू तय होगी कितनी, 50 रुपये, है ना। तो बार्टर सिस्टम में से क्या, बार्टर सिस्टम में क्या पॉसिबल था कि किसी भी चीज़ के वैल्यू को माप सके, क्योंकि पैसे ही नहीं थे तो कैसे मापते। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मूल्य को मापने में परेशानी। कोई भी चीज़ हो, बार्टर सिस्टम वाले ज़माने में किसी भी चीज़ के वैल्यू को मापने में परेशानी होती थी। तो ये भी बार्टर सिस्टम का एक प्रॉब्लम था। ये 5वां प्रॉब्लम हो गया। छठा प्रॉब्लम क्या है? छठा प्रॉब्लम है स्थगित भुगतान। ये स्थगित भुगतान क्या होता है समझते हैं। स्थगित भुगतान, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिफर्ड पेमेंट्स ना, डिफर्ड पेमेंट्स, डिफर्ड पेमेंट्स हो गया यानी स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान मतलब क्या होता है ये समझते हैं। स्थगित भुगतान मतलब क्या होता है। सपोज दैट एक आईफोन है जिसकी कीमत कितना है, 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए है इस आईफोन की कीमत। रमेश एक लड़का है जिनके पास क्या है, सिर्फ 10,000 है ना, 10,000 रुपये है। अब वो चाह रहे हैं कि ये जो 1 लाख रुपए का आईफोन है मैं उसको खरीदूं, लेकिन है इसके पास 10,000। तो आईफोन के शोरूम में जाएगा, है ना, शोरूम में जाएगा और कहेगा कि भाई मेरे पास 10,000 है, यह 10,000 का आप ले ले और गिरवी में हमें फ़ोन दे दें कर्जे में, यानी बाकी का मैं अभी आपको 10,000 रुपया पेमेंट करूँगा। रमेश कहता है शोरूम वाले से कि मैं 10,000 आपको दे रहा हूँ और जो 1 लाख का जो आईफोन है वो मुझे दे दे। दुकानदार क्या करेगा कि ये जो 10,000 रुपये क्या है ये इनसे ले लेगा रमेश से, और 1 लाख रुपये फ़ोन किसको दे देगा, आईफोन, वो रमेश को दे देगा। और बाकी का जो 90,000 है यानी कि 90,000 है ना, ये 90,000 क्या करेंगे, हर महीने किश्ती में आईफोन वाले को पे करेंगे। तो सपोज दैट ये तो 10,000 रुपये पहले पे कर दिया, तो ये जो पे कर रहा है 10,000 रुपया, इसको हम कहते हैं कि डाउन पेमेंट, है ना, डाउन पेमेंट कहा जाता है इसको। यानी कि किसी भी चीज़ को फाइनेंस में खरीदने के लिए, ईएमआई में खरीदने के लिए शुरुआत में आप कितना का पेमेंट कर सकते हैं, तो जितना का पेमेंट आप कर सकते हैं उसे कहा जाता है डाउन पेमेंट। और बाकी का जो अमाउंट बचा, यानी कि यहाँ पर रमेश ने 10,000 रुपये का पे कर दिया, बाकी बचा हुआ 90,000 का, तो 90,000 में फिर क्या करेगा कि जो कंपनी आपको फाइनेंस कर रही है वो उस पर इंटरेस्ट भी ऐड करेगा। तो सपोज दैट 90,000 में वो क्या करेंगे, 10,000 इंटरेस्ट आपसे लेंगे, है ना, 10,000 रुपये इंटरेस्ट लेंगे। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया, 1 लाख हो गया। और 1 लाख को वो 10 महीने में डिवाइड कर देगा, 10 महीने में डिवाइड कर देगा। 10 के हिसाब से कितना, हर महीने का कितना होगा, हर महीने 10,000 रुपया होगा ना, हर महीने 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे। तो ये जो 10,000 रुपये हर महीने भरने पड़ेंगे, इसी 10,000 को कहा जाता है EMI। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यही EMI कहा जाता है। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो अगर सपोज दैट अभी अगर पैसे हैं, कागज़ का नोट है, तो स्थगित भुगतान तो पॉसिबल है, अभी तो हो जाएगा, लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या ये पॉसिबल था, तो नहीं था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना स्थगित भुगतान का। तो हमने कितने देख लिए, हमने देख लिए, सबसे पहले हम देखा कि आवश्यकता का दोहराया संयोग नहीं तो व्यापार संभव नहीं है। यानी बार्टर सिस्टम में दो लोग अगर सामान को अगर क्या कहते हैं कि बेचना होगा, तो जब तक दोनों एक दूसरे के सामान की आवश्यकता नहीं होगी तो व्यापार नहीं होगा। ये उनका प्रॉब्लम था। दूसरा हमने ये देखा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से उचित सामान या सेवा नहीं मिल पाता है, यह भी प्रॉब्लम था।
तीसरा प्रॉब्लम यह था कि नाशवान वस्तु का मूल्यह्रास, यानी कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ है, यानी वो चीज़ें जो खराब हो सकती है, उसका मूल्यह्रास, उसके दाम में गिरावट आ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एक बोरी टमाटर लेके अगर मार्केट में खरीदते हैं तो हो सकता है उसमें आधा से ज़्यादा या फिर आधा उनका टमाटर खराब हो जाए, और जो चीज़ें खराब हो जाएंगी तो उसका वैल्यू जो है वो कम ही मिलेगा। तो तीसरा हो गया। चौथा विधेयक श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता, यानी कि बार्टर सिस्टम के ज़माने में श्रम विभाजन यानी अलग अलग काम को ये प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि अगर मान लेते किसी ने अगर किया था, टमाटर की खेती कर रहा था और टमाटर की खेती से वो कह रहा था कि मैं टमाटर बेच के चावल लाऊंगा, लेकिन जिनको जो चावल वाले हैं, चावल वाले कह रहे हैं कि मुझे टमाटर की ज़रूरत नहीं है, तो ये गुस्सा हो जाएगा, यार क्या है, मैंने टमाटर उगाया तो मुझे चावल की ज़रूरत है, चावल कोई दे नहीं रहा है। तो चावल जब नहीं देगा तो क्या होगा, फिर वो अपनी खेती पर टमाटर के बजाय क्या करेगा, चावल ही उगाना शुरू कर देगा। तो ऐसे क्या होता है, ये श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता है। पांचवा क्या है कि मूल्य को मापने में परेशानी। किसी कोई भी चीज़ है तो किसी भी चीज़ की वैल्यू को मापने में परेशानी होती थी बार्टर सिस्टम के ज़माने में। यानी किसी भी चीज़ को आप नहीं माप सकते थे कि एक बोरी टमाटर के बदले में ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। लेकिन पैसे के ज़माने में, कागज़ के नोट के ज़माने ये पॉसिबल है कि जैसे कोई कलम है तो कलम का 5 रुपये 10 रुपया तय है कि भाई इतना ही देना पड़ेगा, इससे कम का नहीं, है ना। कहीं पे अगर आपको मोबाइल ख़रीदना होता तो हर जगह मोबाइल का प्राइस उतना ही होता है, यानी 1 लाख तो 1,10,000 तो 10,000। तो बार्टर सिस्टम में मूल्य को, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मापने में परेशानी होती थी। छठा था स्थगित भुगतान, यानी कि डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप जो है ना, जो मंथली में पैसा स्थगित भुगतान, डिफर्ड पेमेंट्स है, वो ये है कि किसी भी चीज़ को कम पैसे में खरीद लेना और बाकी जो पैसे होते हैं उसका हर महीने फिर उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करना, वो होता है स्थगित भुगतान। तो ये हमारा खत्म हुआ पहला टॉपिक, जिसका वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम जो था, ये मैंने कहा कि देखा कि ये जो 6 हमने देखा, आवश्यकता दोहरा संयोग, है ना, और क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति के सामान के बदले उचित सामान या सेवा नहीं मिल पाता था, एक ये था। और तीसरा हमने ये देखा कि नाशवान वस्तु का मूल्यह्रास होता है। चौथा हमने देखा श्रम विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। पांचवा हमने देखा कि मूल्य को मापने में परेशानी होती थी। और छठा हमने स्थगित भुगतान। तो इन सब की समस्या के कारण, इन्हीं समस्या के कारण क्या होता है कि पैसों का जन्म हुआ। उपर्युक्त जो हमारे उपर्युक्त 6 है ना, 6 जो समस्याएं हैं, तो 6 समस्याओं के कारण, इसमें के कारण क्या होता है कि पैसे का जन्म हुआ, पैसे का जन्म हुआ। वो कहावत है ना कि आवश्यकता क्या है, कि आवश्यकता जो है आविष्कारों की जननी है ना, आविष्कारों की आवश्यकता आविष्कारों की तो आवश्यकता क्या है, तो उपर्युक्त 6 समस्याओं के कारण क्या होता है, पैसे का जन्म हुआ। यानी ये हुआ कि लगा उस समय बार्टर सिस्टम के ज़माने में लोग ये सोचते थे कि भाई इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हमें एक ऐसी वस्तु की ज़रूरत है जिसका हम हर चीज़ को खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि मैं अगर वो किसी को दूँ वह चीज़ तो बदले मुझे सामान दे दे, और मेरे पास सामान होगा तो वो चीज़ मुझे दे दे और फिर उसके बदले मुझे सामान दे दो। तो क्या हुआ, इन जो बार्टर सिस्टम की जो मैंने 6 समस्याएं देखी, प्रॉब्लम्स देखी, उनके कारण क्या पैसों का जन्म हुआ। और पैसों के रूप में ना, पैसों के रूप में क्या हुआ, यानी कमोडिटी मनी की शुरुआत हुई। कमोडिटी मनी ना, पैसे के रूप में कमोडिटी मनी की शुरुआत हुई। तो कमोडिटी मनी मतलब क्या होता है, कमोडिटी मनी इसका हिंदी में होता है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा मतलब होता है कि कोई एक ऐसी वस्तु, जिस वस्तु के माध्यम से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उसी वस्तु को कहा जाता है वस्तु मुद्रा।
जैसे किसी ज़माने में, जैसे जो सोने के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, सोने के, है ना, छोटे छोटे टुकड़े, है ना, छोटे छोटे टुकड़े, तो उन टुकड़ों का भी पैसे के रूप में इस्तेमाल हुआ। जैसे कहते हैं, जैसे भालू की खाल है ना, भालू की खाल हो गया, है ना, इसका भी पैसे के रूप में इस्तेमाल हुआ। जैसे लोहे की कील है ना, तो लोहे की कील का भी जो है ना पैसे के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो वो वस्तुएं जिनका इस्तेमाल पैसे के रूप में हुआ, मुद्रा के रूप में हुआ, उसे कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा कहा गया। तो जो पैसे हैं, जो मुद्रा है, जिसको इकोनॉमिक्स में मुद्रा कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसको क्या कहते हैं? पैसे कहते हैं, मनी कहते हैं। तो पैसे, मनी यानी मुद्रा, आखिर ये है क्या चीज़? इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो जो पैसा है, मनी, जो मनी है, पैसा है, तो पैसे का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग अर्थशास्त्री ने अलग अलग इसका डेफिनेशन दिया है, और साफ तौर पर मतलब आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसे का डेफिनेशन ये क्या हो सकता है। डेफिनेशन जब अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, है ना, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है कि इसका डेफिनेशन अलग अलग दिया है, पैसे का डेफिनेशन। तो हमें एग्जैक्ट क्या था पैसे के डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें आइडिया होना चाहिए कि पैसे क्या होगा। पैसा कोई एक वस्तु होगा जिसे क्या कहते हैं, वस्तु को खरीदने, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए विनिमय के माध्यम के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हो गया पैसा। अब आता है पैसे का कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी, है ना। फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मनी, है ना, फंक्शन ऑफ मनी यानी कि पैसे के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, पैसे के कार्य क्या है? तो पैसे के फंक्शन ऑफ मनी, पैसे के कार्य की बात करें तो पैसे के तीन कार्य होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है कॉन्टिंजेंट फंक्शन, है ना, कॉन्टिंजेंट फंक्शन। यानी कि आप किसी तरह फंक्शन ऑफ मनी यानी पैसे का कार्य, और पैसे के कार्य जो है एक प्राइमरी फंक्शन है, यानी प्राथमिक कार्य, एक है सेकेंडरी फंक्शन यानी द्वितीयक कार्य, और एक है प्रासंगिक कार्य ना, प्रासंगिक कार्य। ये हो गया। तो पैसे का प्राइमरी फंक्शन क्या, वो देखते हैं, फिर हम सेकेंडरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉन्टिजेंट फंक्शन यानी प्रासंगिक कार्य क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो है वो दो है। एक है मीजर ऑफ वैल्यू, और दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि इसको कहते हैं मूल्य का मापक, और इसको कहा जाता है विनिमय का माध्यम। विनिमय के माध्यम, मेजर ऑफ वैल्यू मूल्य का मापक, और दूसरा हो गया क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का माध्यम। तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? तो मेजर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का मापक। तो पैसे का जो पहला कार्य है, पहला प्राइमरी फंक्शन है, वो है मूल्य का मापक, यानी पैसे से हम किसी भी चीज को, वैल्यू को माप सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसकी, जैसे मैंने कहा कि जो प्राइमरी फंक्शन में क्या है, पहला है
मेजर ऑफ वैल्यू ना, मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का मापक ना, मूल्य का मापक। तो इसको समझने से पहले हम कुछ देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, वेट है, वेट है यानी भार, वजन। तो वजन को आप कैसे मापते हैं? ग्राम में मापते हैं या फिर केजी में मापेंगे, है ना। भार तो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी ऐसे मापा जाता है। अगर आपके पास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन को कैसे मापते हैं? मिलीलीटर में या लीटर में ऐसे मापते हैं। अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी को कैसे मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं किससे? मीटर से या फिर किलोमीटर से, है ना। इसी तरह से जो वैल्यू है, तो वैल्यू को कैसे मापते हैं? मूल्य को कैसे मापते हैं? तो रुपये में, यानी कि रुपया में मापा जाता है। जिस तरह से भार को ग्राम या केजी में मापा जाता है, वॉल्यूम को यानी आयतन को जैसे मिलीलीटर या लीटर में हम मापते हैं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस जैसे मीटर या फिर किलोमीटर में मापते हैं, इसी तरह जो वैल्यू है, मूल्य है, मूल्य को हम किस में मापते हैं? रुपया में मापते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर लेबर की बात करूं, है ना, लेबर की बात करूं, लेबर मतलब मजदूर, ठीक है। मजदूर की बात करूं तो मजदूर की वैल्यू को हम कैसे मापते हैं? वेज से, उसकी मजदूरी से, है ना। उसके बाद मान लेता अगर कैपिटल है हमारे पास, पूंजी है, तो पूंजी है तो पूंजी को कैसे मापेंगे? तो इंटरेस्ट या कह सकते हैं कि ये डिविडेंड। मतलब ये हुआ कि कोई लेबर है, लेबर को आपने क्या किया कि सुबह के 6 बजे से लेकर के, है ना, दोपहर के 1 बजे तक आपने क्या किया? काम कराया, है ना। 6 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक हमने काम कराया। तो वो आपने क्या किया? उसे लेबर से काम करवाया, तो काम कराया तो उसकी वो मजदूरी हुई। सुबह 6 बजे से लेकर के 1 बजे उनकी मजदूरी के किससे? मान लेते उनकी मजदूरी आपने क्या कर दिया? 500 रुपया कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया? तो किसी भी लेबर की जो वैल्यू, उसको वैल्यू को हम कैसे मापते हैं? मजदूरी से। अगर कैपिटल है, आपके पास पूंजी है, पूंजी मान लेते हैं आपके पास अगर 10 लाख है, तो 10 लाख की वैल्यू को कैसे मापेंगे? आपके पास अगर 10 लाख रखा हुआ है बैंक में, सॉरी क्या कहते हैं, बॉक्स में अगर पड़ा हुआ था, उससे तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, तो कहेंगे कि यार 10 लाख की क्या वैल्यू है। लेकिन इसी 10 लाख को लेकर के कोई अगर बिजनेस करते हैं और इसी 10 लाख में से अगर हर महीने आपका 50,000 इनकम हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसका मेरी 10 लाख की अच्छी खासी वैल्यू है। तो 10 लाख की अच्छी खासी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इस वैल्यू से, क्योंकि ये आपकी कैपिटल से आपको हर महीने 50,000 रुपये की इनकम हो रही है, तो आप कहेंगे कि जो मेरे 10 लाख की जो वैल्यू है वो ये है। अगर मान लेते हैं कि 10 लाख की जगह अगर मान लेते हैं हर महीने अगर 1,000 रुपया इनकम हो, है ना, 1,000 रुपया अगर इनकम हो, तो क्या बोलेंगे? तो ये जो पूंजी आपकी, इनके 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 कंपेरिजन में ये कही तो वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर आप हर महीने 50,000 रुपया अगर इनकम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट। या फिर मान लेते हैं किसी कंपनी को आपने ब्याज, क्या कहते हैं कि ब्याज पे दे दिया था, और उस क्या कहते हैं कि वो जो कंपनी है वो 10 लाख के बदले आपको हर महीने क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि 40,000 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है। तो ये क्या है? आपकी जो कैपिटल है, पूंजी, उसकी वो वैल्यू है कि उस कैपिटल से कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय करते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? जैसे अगर मैं बात कर लूं किसकी, तो मान लेते हैं लैंड, जमीन की बात कर लेता हूं, है ना, जमीन। तो जमीन अगर आपकी जमीन से अगर मान लेते हैं 50,000 पर मंथ, है ना, 50,000 पर मंथ का आपको रेंट मिल रहा है, तो मतलब क्या है? उस जमीन की वैल्यू क्या है? अच्छा खासा है। तो
आप ये कह सकते हैं जो लैंड है, तो लैंड की वैल्यू को आप कैसे मेजर करते हैं, तो रेंट से कर रहे हैं, रेंट रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मान लेते कोई अगर कंपनी है ना, कंपनी है, तो कंपनी की वैल्यू को किससे मेजर करेंगे, तो कंपनी की वैल्यू को आप मेजर करेंगे कि भाई वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो भाई उनकी वैल्यू अच्छी खासी है। कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है तो भाई वो कंपनी क्या है, उनकी वैल्यू है नहीं, है ना। तो इन सब के केंद्र में क्या है, पैसा है। लेबर की मजदूरी करा रहे हैं, मजदूरी, तो मजदूरी में आप उनको पैसे देते हैं। कैपिटल आपके पास है 10 लाख, या 10 लाख आप किसी को कर्जे में दे दें जिसके बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आप पूरे 10 लाख रुपए का आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सब के केंद्र में क्या है, पैसा है। फिर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की वैल्यू को आप कैसे मापेंगे, तो उसके जो बजट है ना, उसके बजट के हिसाब से गवर्नमेंट की वैल्यू को आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कंट्री है, देश है ना, कोई कंट्री है, देश है, तो किसी देश की वैल्यू को कैसे मापेंगे, तो भाई उस देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितनी है ना, कितना वो देश जो है ना कितना चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, कितनी चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, तो उसके आधार पर उस देश की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने देखा था मेजर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का माप। तो जिस तरह से हमने वेट यानी भार को ग्राम में, केजी में मापे, वॉल्यूम को मैंने मिलीलीटर लीटर में मापे, डिस्टेंस में हमने क्या दूरी को मीटर किलोमीटर में मापते, इसी तरह जो वैल्यू होता है वैल्यू को हम रुपये में मापते हैं। और हमने देखा कि लेबर है तो लेबर की वैल्यू को हम कैसे मापते हैं, वेजेस में। वेजेस क्या, अब 500 रुपया में क्या तो उसको काम कराते हैं। कैपिटल है 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपये कैपिटल है, तो उसको अगर कहीं ब्याज में दे देंगे तो आपको जितना मिलता है वो उसकी वैल्यू होती है। 50,000 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी जो प्रॉफिट है वो उसकी वैल्यू होती है। इसी तरह से तो पहला क्या हो गया हमारा, जो फंक्शंस ऑफ मनी है, जो पैसे का कार्य है, और पैसे के कार्य में जो प्राइमरी फंक्शंस है वो पहला उसमें क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का मापक हो गया। दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा है मीडियम, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब होता है कि विनिमय का, है ना, विनिमय का माध्यम, है ना, विनिमय का माध्यम हो गया। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम कैसे है वो देखते हैं। तो विनिमय का माध्यम मतलब ये होता है, जैसे मान लेते ये मजदूर था, है ना, लेबर था, मजदूर, उन्होंने मजदूरी की, वेज कितने दिन, मान लेते कि मजदूरी की कितना, 500 रुपया डेली का, 500 रुपया पर डे के हिसाब से किए। ये 30 डे काम करेगा, तो 30 डे के हिसाब से 500 रुपये कितना होगा, 15,000 होगा। कायदा ही सकड़ा 1000 10,000, ये 15,000 हो गया। अब ये क्या करेगा, ये किसी स्टेट बैंक या SBI में जाकर के अपने बैंक अकाउंट में क्या करेगा, अपने अकाउंट में ये जमा करेगा, है ना। ये अपने क्या करेगा, ये 15,000 इनको मिला, ठीक है, यानी कि कोई लेबर था, उनसे अपनी मजदूरी करवाई 500 रुपया के पर डे के हिसाब से, 1 महीना काम किया, और 1 महीने के हिसाब से उनके पास कितना होता है, 15,000 रुपये का होता है। तो 15,000 हो गया। नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं। ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास क्या था, गेहूं था, ठीक है, गेहूं को आपने सेल किया, आपके पास पैसे आए, और उस पैसे से आपने फिर क्या किया, टमाटर खरीद लिया, है ना। गेहूं था आपके पास, आपने क्या किया, खेत में गेहूं उगाया था, मान लेते हैं कि 5 मन गेहूं उगाया था, ठीक है, और ये 5 मन गेहूं बेच करके आपने सेल किया, आपके पास कितना, मान लेते हैं कि 5,000 रुपये आया, ये 5,000 रुपये के पैसे आए आपके पास, 5,000 रुपये, और इस 5,000 से आप क्या करेंगे, जो चीज़ चाहेंगे वो आप खरीद सकते हैं। आपको कपड़े खरीदने हैं तो कपड़े खरीदिए, आपको अगर साइकिल खरीदनी है तो साइकिल खरीदिए, है ना, आपको अगर क्या कहते हैं कि मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीदिए, तो है ना। ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, यानी कि मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है
मेजर ऑफ वैल्यू, और दूसरा हमने देखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू में, मूल्य का मापक में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, मूल्य को मेजर किया जा सकता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो यानी पूंजी हो, चाहे फिर वो क्या कहते हैं कि ज़मीन हो, चाहे फिर वो कंपनी हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो। जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। उसी के अंदर में क्या है, पैसे हैं। तो पैसे से हम सब चीज़ की वैल्यू को मेजर करते हैं। दूसरा हमने देखा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, यानी कि विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब ये होता है कि पैसे के माध्यम से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जैसे हमने कहा कि गेहूं है, और गेहूं आपने खेत में 5 मन उगाया था, आपने क्या किया, गेहूं को उसको बेचा। बेचने के बाद आपको मिला पैसा है आपके पास 5,000 रुपये, और पैसा जब आएगा 5,000, तो इस 5,000 के पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये विनिमय के रूप में काम किया कि नहीं किया। तो ये होता है दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय का माध्यम हो गया। तो प्राइमरी फंक्शन कौन कौन सा है, तो मेजर ऑफ वैल्यू एंड दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको याद रखना है प्राइमरी फंक्शन में। अब आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन यानी कि द्वितीयक कार्य, पैसे का द्वितीयक कार्य। यह सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर जो मनी है, पैसे हैं, पैसे का सेकेंडरी फंक्शन क्या है। मान लेते आपके पास क्या है, डीवीडी है, ये है डीवीडी, ठीक है। ये डीवीडी है, तो डीवीडी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो डीवीडी का प्राइमरी फंक्शन है कि डेटा को संग्रहित करना, यानी डेटा को स्टोर करना, है ना, डेटा को स्टोर करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। तो जब डीवीडी है, तो डीवीडी का जब प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य है कि डेटा को स्टोर करना। तो डेटा अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो भाई किस टाइप के डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो डेटा आप जब स्टोर करेंगे तो डेटा में कौन सा आ सकता है, आप MP3 यानी कि म्यूजिक भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, सॉन्ग्स, है ना, ये सॉन्ग्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में। दूसरा, आप अगर MP4 है आपके पास, यानी कि मूवी हो, है ना, चाहे फिर MP4 सॉन्ग हो, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई PDF फाइल है ना, PDF अगर फाइल है तो इस PDF फाइल को भी इस डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। हालांकि डीवीडी का प्राइमरी फंक्शन ये था कि अब डेटा को स्टोर करना, लेकिन जब आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में, तो डेटा किस प्रकार का हो सकता है, MP3 का भी, यानी म्यूजिक भी आप स्टोर कर सकते हैं। MP4 यानी कि अगर वीडियो है, उस वीडियो को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आपके पास अगर PDF है तो PDF को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आपके पास अगर फोटो भी होगा, है ना, JPG का, है ना, JPG, बहुत सारे ऐसे फोटोज है, इन सब को क्या कर सकते हैं, डीवीडी में आप स्टोर कर सकते हैं। हालांकि डीवीडी का प्राइमरी फंक्शन क्या था, डेटा को स्टोर करना, और इस प्राइमरी फंक्शन के कारण ये हम MP3, MP4, PDF, फोटो, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं मनी के अगर प्राइमरी फंक्शन देखूं, मनी के प्राइमरी फंक्शन में, है ना, प्राइमरी फंक्शन, तो मनी के प्राइमरी फंक्शन में क्या, एक हमने क्या देखा था कि मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू हमने देखा, और दूसरा हमने क्या देखा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये पैसे का प्राथमिक कार्य है, ठीक, यानी किसी भी चीज की वैल्यू को हम पैसे से मेजर कर सकते हैं। और दूसरा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी पैसे अगर मेरे पास होंगे तो उस पैसे की सहायता से, उस पैसे के मदद से हम किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, ये दो याद हो गया। अब इनके चलते, यानी कि आप कहते हैं किसी भी चीज की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि उस पैसे की मदद से आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, जिनका प्राइमरी फंक्शन हुआ। तो
तो इन प्राइमरी फंक्शन के कारण कुछ और काम हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन कहा जाता है। सेकेंडरी फंक्शन में क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ए, ठीक है, ये मजदूर है, ये मजदूर है। तो मजदूर की वैल्यू को हम किससे मेजर करते हैं? मजदूर की वैल्यू को हम किससे मेजर करते हैं? तो उनकी मजदूरी से, है ना, उनकी मजदूरी से, यानी वेज से उनकी वैल्यू करते हैं, मेजर करते हैं उनकी वैल्यू को। तो वेज के रूप में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। पैसे कैसे देते हैं? मान लेते हैं कि सुबह 6 बजे से, यानी 6 AM से लेकर के 1 PM तक, है ना, 1 बजे तक काम कराते हैं और मैं उसको देता हूँ 500 रुपये। ठीक, 30 दिन मैंने काम कराया और इस 30 दिन का 500 के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 15,000 हो जाएगा। महीने का 15,000 हो गया। ठीक है, 15,000 हो गया। अब क्या किया? उनकी मजदूरी को तो हमने मेजर कर लिया पैसे से। अब इस जो व्यक्ति ए है, इसके पास तो 15,000 रुपया आ गया, है ना, मेजर करके हमने तो उसकी मजदूरी को, उस मजदूर के जो है ना वैल्यू को हमने मजदूरी से मेजर किया और मेजर करके ये उनके पास पैसा। अब क्या करेगा? इस पैसे को वो क्या कर सकता है? जमा भी कर सकता है। कहीं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर बैंक अकाउंट होगा तो उस बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हैं? ये 15,000 रुपया जमा कर देगा। जमा किया तो अब क्या कह सकते हैं कि भाई इनका जो ये जो वैल्यू था, उसकी, उस मजदूर की जो वैल्यू थी जिन्होंने स्टोर करी, जमा किया, ये जमा किया था हर रोज 500 करके 15,000। अब ये क्या कर सकते हैं? ये पैसे को ये बैंक खाते में डिपॉजिट कर सकता है। तो एक तरह से बैंक खाते में डिपॉजिट करना, ये पैसा उसके लिए क्या है कि उन्होंने मूल्य को संचय किया, मूल्य को संग्रह किया। तो इसलिए सेकेंडरी फंक्शन में हमारा पहला पॉइंट आएगा क्या? कि स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य को हम संग्रह कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, यानी मूल्य का संचय कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? देखिए दूसरा पॉइंट क्या आएगा। दूसरा पॉइंट में क्या आएगा? हमने देखा स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का उन्होंने संचय किया, संग्रह किया। दूसरा होगा मूल्य का यानी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का स्थानांतरण, है ना, मूल्य का स्थानांतरण। मैंने जो व्यक्ति ए का एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण लिया था, और मैंने देखा कि वो व्यक्ति 1 महीने काम किया था 500 रुपये पर डे के हिसाब से, तो उसके हिसाब से 1 महीने का 15,000 रुपया होता है। और हमने ये भी देखा कि वो मूल्य का संचय किया कैसे? तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके उस मूल्य को वो संचय किया था, जमा किया था। अब क्या कर सकता है? ये उसकी वैल्यू है उस मजदूर की। अब अगर ये आदमी अगर मुंबई में रहता है ना, मुंबई में रहता है और उनके परिवार कहाँ पे है? मान लेते हैं कि ये है गुजरात में, गुजरात में है इनकी फैमिली। तो क्या करेगा? ये अपने मूल्य को ट्रांसफर भी कर सकता है अपने परिवार के पास। या अगर यहाँ पे इनका परिवार है, इस व्यक्ति एक अगर परिवार यहाँ पे है, तो क्या करेगा? अपने बैंक अकाउंट से जो पैसे डिपॉजिट किए थे वह अपने बैंक खाते से अपने परिवार को पैसा भेज भी सकता है। तो पैसा का भेजना, वो पैसा क्या चीज था? तो उसके मजदूर के जो मजदूरी की वैल्यू थी, उन्होंने वो स्टोर किया था बैंक में जा करके। अब स्टोर किया था मूल्य को, तो उस मूल्य को क्या कर सकता? ट्रांसफर भी कर सकता अपने परिवार को। तो दूसरा हमारा क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का स्थानांतरण। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि डिफर्ड पेमेंट्स। ये डिफर्ड पेमेंट्स क्या है वो देखते हैं। डिफर्ड पेमेंट्स यानी कि स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान, डिफर्ड पेमेंट्स क्या है कि सपोज दैट
कि आपको एक लैपटॉप खरीदनी है जिसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए लैपटॉप आप खरीदना चाह रहे हैं। लैपटॉप का प्राइस कितना है? 1,00,000 रुपए। पर आपके पास 1,00,000 रुपए है नहीं। कितना है? तो आपके पास जो है ना सिर्फ कितना है? 10,000 रुपया है। और इस 10,000 रुपये से आप 1,00,000 रुपए का लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं। आप लैपटॉप का शोरूम जाएंगे और ये 10,000 रुपये इसको पे करेंगे लैपटॉप के दुकानदार को, यानी कि शोरूम को, है ना। शोरूम वाले को आप कितना? 10,000 रुपये इसको पे करेंगे और वो क्या करेगा? आपको लैपटॉप दे देगा। बचेगा कितना? 90,000। लैपटॉप की कीमत थी 1,00,000 रुपए, आपने 10,000 रुपया दिया, तो ये जो 10,000 रुपया दिया इसको कहा जाता है डाउन पेमेंट। ठीक है, ये होता है डाउन पेमेंट। यानी कि पहली बार में, फर्स्ट में, जब आप जो पैसा उनको देते हैं किसी भी चीज़ को ईएमआई में, फाइनेंस में खरीदने के लिए, तो वो जो शुरुआत में जो एक बार में पैसे दिया जाता है उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने 10,000 दे दिया, बाकी रहा कितना? 90,000 रुपया बाकी रहा। अब 90,000 जब बाकी रहेगा तो जो भी कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है वो कंपनी आपसे कुछ इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट भी लेंगे। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पर क्या करते हैं कि 90,000 पर मैं 10,000 रुपया क्या करते हैं कि इंटरेस्ट के तौर पर ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझाने में सहूलियत हो। तो ये हो गया 90,000 और ये हो गया 10,000। ये क्या किया? इंटरेस्ट लिया, और इसको ऐड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। और इस 1,00,000 को वो महीनों में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। महीनों में डिवाइड कर देंगे। सपोज दैट ये जो 1,00,000 रुपये थे इसको 10 महीनों में, है ना, 10 महीनों में डिवाइड कर दिया। 10 महीनों में डिवाइड कर दिया, तब पर मंथ के हिसाब से कितना हो सकता है? 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, प्रति माह होगा। तो ये जो 10,000 रुपये प्रति माह हर महीने आपको 10,000 रुपये भरने होंगे, यही 10,000 आपको क्या कहलाता है? EMI कहा जाता है। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसी को EMI कहा जाता है। तो ये हमने समझ लिया, इसी को कहा जाता है डिफर्ड पेमेंट्स। यानी आपके पास अगर पैसे नहीं है पर्याप्त, फिर भी आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो सेकेंडरी मनी के सेकेंडरी फंक्शन में ये डिफर्ड पेमेंट्स भी शामिल होते हैं। तो डिफर्ड पेमेंट्स क्या होता है ये मैंने समझा दिया। और ये क्या है? सेकेंडरी फंक्शन का थर्ड पॉइंट है डिफर्ड पेमेंट्स। पहला क्या था? हमने देखा था स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य को हम संग्रहित कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूसरा कि मूल्य को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम भेज भी सकते हैं, और मैंने कैसे भेजा वो भी मैंने आपको समझा दिया। और तीसरा हमने क्या था? डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कि आपके पास पैसा अगर कम हो फिर भी आप क्या कहते हैं कि उस पैसे से आप खरीदारी कर सकते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये हमारा 3 पॉइंट है। यानी कि अगर हम प्राइमरी फंक्शन में देखें तो प्राइमरी फंक्शन में क्या था? 2 था। पहला था कि मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का मापक, और दूसरा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये 2 पॉइंट क्या था? प्राइमरी फंक्शन था पैसे का। पैसे का सेकेंडरी फंक्शन में 3 था कि मूल्य का संचय, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य को हम संग्रह भी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूसरा है कि मूल्य को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और तीसरा था कि डिफर्ड पेमेंट्स, यानी स्थगित भुगतान भी हो सकता है। ये था मनी का सेकेंडरी फंक्शन। ये 3 पॉइंट, ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और ये पहला पॉइंट हमने देखा था स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का संचय भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम समझाते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कौन सा है? तो थर्ड पॉइंट है कॉन्टिंजेंट फंक्शन। तो कॉन्टिंजेंट फंक्शन मतलब इसका हिंदी होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक कार्य। ठीक है, प्रासंगिक कार्य, यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन है और जो सेकेंडरी फंक्शन है,
जो सेकेंडरी फंक्शन है, तो पैसे के प्राइमरी फंक्शन और पैसे के सेकेंडरी फंक्शन, इन दोनों फंक्शन के कारण कुछ नए कार्य भी हो सकते हैं, जिसे कहा जाता है कॉन्टिंजेंट फंक्शन। तो भाई पैसे के जो प्राइमरी फंक्शन है एंड जो सेकेंडरी फंक्शन है, इन दोनों के कार्यों के कारण, फंक्शन के कारण कुछ और नए काम भी हो सकते हैं, जिसे कहा जाता है कॉन्टिंजेंट फंक्शन, यानी कि प्रासंगिक कार्य। तो प्रासंगिक कार्य में कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है उत्पादन के कारक जुटाने में मदद करता है। उत्पादन के कारक जुटाने में मदद करता है। दूसरा है वित्तीय मध्यस्थ यानी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पैसों का चक्रीय प्रवाह। तीसरा है आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है, पैसा मदद करता है। और चौथा है राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करता है। यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन है एंड जो सेकेंडरी फंक्शन है पैसे के, इन दोनों फंक्शन के कारण कुछ नए कार्य हो सकते हैं, जिन्हें कॉन्टिंजेंट फंक्शन यानी कि प्रासंगिक कार्य कहते हैं। और प्रासंगिक क्या है? तो पहला पॉइंट है कि उत्पादन के कारक यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जुटाने में मदद करता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे। और दूसरा हमने देखा कि वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पैसों का चक्रीय प्रवाह, यह फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है यह भी समझेंगे कि वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पैसों का चक्रीय प्रवाह वो हम देखेंगे कैसे क्या होता है। और तीसरा यह है कि आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है पैसा, और राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करता है, यानी कि नेशनल इनकम का कलेक्शन करना और फिर उनका पुनः रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, इसमें पैसा किस तरह से योगदान देता है वो देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो उत्पादन के कारक जुटाने में मदद करता है पैसा, तो उत्पादन के कारक होता क्या है? उत्पादन के कारक यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें किस तरह से पैसा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो देखते हैं। उत्पादन के कारक में ये होता है, ये जो उत्पादन के कारक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें 3 चीज आती है। एक होता है लैंड यानी कि भूमि, ठीक है। और दूसरा आता है कैपिटल यानी कि पूंजी, और तीसरा आता है लेबर यानी कि मजदूर। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, आप सोच ले कि हमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, कोई वस्तु बनाना है, तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सपोज दैट मान लेते हैं कि आपको जो बिस्किट है, बिस्किट क्या बोलते हैं, बिस्कुट बोलते हैं इसे, ये हमारे बिस्किट, ये बिस्किट इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं और हिंदी में तो बिस्कुट ही बोलते होंगे। तो मान लेते आपको बिस्किट बनानी है
और बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए क्या, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंड की, यानी कि भूमि की। ठीक है, आप किसी से ज़मीन लेंगे और उस ज़मीन पर क्या करेंगे, अपना जो इंडस्ट्री है वहाँ पर वो बसाएंगे आप। दूसरा है कि अगर आपको बिजनेस करना है, फैक्ट्री बसाना है, तो भाई फैक्ट्री बसाने के लिए आपके पास पैसे भी होना चाहिए, कैपिटल पूंजी की होना ज़रूरी है। पूंजी नहीं होगा तो भाई सारे फैक्ट्री के सामान कहाँ से आएंगे। तीसरा, अगर फैक्ट्री को चलाना है तो चलाने के लिए हमको मजदूर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर लैंड अगर आप किसी से ले रहे हैं तो इसके बदले आप क्या भरेंगे, रेंट भरेंगे, हर महीने का रेंट, 10,000, 5,000, 20,000, जितने भी आपको रेंट भरना होगा रेंट भरेंगे। कैपिटल, यानी आपके पास अगर पैसे नहीं थे उद्योग खोलने के लिए, कारखाना खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, आपने क्या किया था, मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से आपने कितना लोन लेके आया। तो एसबीआई से जब लोन लेके आएंगे कैपिटल, तो उसके लिए आपको क्या ब्याज भरना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भरना पड़ेगा। और तीसरा जो लेबर है, लेबर यानी कि मजदूर, तो मजदूर जो है, मजदूर को अगर रखेंगे तो भाई उनको उनकी मजदूरी भी देनी पड़ेगी, तो वेज देनी पड़ेगी, वेजेज। तो ये हो तो उनकी ये हो गया मजदूरी। तो यानी क्या है कि बिस्किट की फैक्ट्री को, बिस्किट की प्रोडक्शन के लिए आपको बिस्किट की फैक्ट्री बसानी पड़ेगी, और फैक्ट्री बसाने के लिए आपको लैंड यानी भूमि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप रेंट पे करेंगे। आपको फैक्ट्री बसाने के लिए, फैक्ट्री के मशीन खरीदने के लिए आपको कैपिटल यानी पूंजी की भी आवश्यकता होगी। तो पूंजी कहाँ से लाएंगे, किसी बैंक से लोन लेके आएंगे, और जब किसी बैंक से लोन लेके आएंगे तो उसके बदले आपको क्या इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भरना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यह है कि लेबर, यानी कि फैक्ट्री चलाने के लिए आपको मजदूर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और अपने फैक्ट्री में जब मजदूर रखेंगे तो उस मजदूर को आपको वेजेस भी देने पड़ेगी, यानी कि मजदूरी भी देनी होगी। तो ये जो लैंड है, कैपिटल है एंड लेबर है, इन तीनों को कहा जाता है उत्पादन के कारक, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो क्या अगर आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, तो बिना पैसे के ये पॉसिबल है ही नहीं है। पैसे होंगे तभी आप रेंट भर पाएंगे, पैसे होंगे तभी आप क्या कह सकते हैं कि आप जो है ना फैक्ट्री चला पाएंगे, मशीन खरीद सकते हैं। पैसे होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, लोगों को जो है ना, जो मजदूर लेबर रखे हुए हैं उनको, लेबर को आप मजदूरी दे सकते हैं। पैसा नहीं होगा तो पैसे के बिना ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रासंगिक कार्य में जो पहला है कि उत्पादन के कारक जुटाने में मदद करता है, तो पैसा होगा तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा दूसरा पॉइंट है कौन सा, वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पैसे का चक्रीय प्रवाह। दूसरा क्या है, वित्तीय मध्यस्थों द्वारा पैसों का चक्रीय प्रवाह, ठीक। अब वित्तीय मध्यस्थ क्या होता है वो देखते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। इनके द्वारा पैसों का चक्रीय प्रवाह। तो पैसों का चक्रीय प्रवाह क्या है, हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लेते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एलआईसी है, एलआईसी आप जानते होंगे। उसके बाद मान लेते हैं कि शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट हो गया। 3, मैंने बैंक ले लिया, मैंने एलआईसी ले ली, और फिर मैंने ले लिया शेयर मार्केट। एक तरफ हमने ले लिया बिजनेसमैन ना, एक तरफ हमने ले लिया बिजनेसमैन ले लिया, और एक तरफ हम ले लेते हैं क्या, हाउस होल्ड, है ना। हाउस होल्ड मतलब परिवार, आपके परिवार, हमारे परिवार वो होते हैं। स्टेट बैंक तो आप जानते होंगे, पैसा जहाँ पे जमा किया जाता है, जमा करते हैं हम, पैसा निकालते हैं, वो बैंक है। एलआईसी मतलब जीवन बीमा पॉलिसी, जिन्हें आप पॉलिसी खरीदें कि कल को आपको कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली को पूरा कवरेज मिले, है ना। वो शेयर मार्केट होता है कि किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया,
है ना, किसी शेयर में पैसा लगा दिया, तो वो सारा तामझाम जहाँ होता है उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। और ये बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी है ना, रतन टाटा, ये सारे क्या है, सब बिजनेसमैन है। ठीक, अब ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड की कुछ इनकम होगी, है ना, कुछ इनकम होगा और कुछ उनका क्या होगा, खर्चा भी होगा। तो इनकम होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि खर्च। तो मान लेते हैं इनकम में अगर 20,000 हो रहा है, ठीक ना, और एक्सपेंडिचर अगर 10,000 हो रहा है, तो कितना होगा, इनकी सेविंग्स कितनी हो रही है, इनकी सेविंग 10,000 हो रही है ना। 20,000 रुपये का इनकम था, एक परिवार है, उनकी इनकम कितना, 20,000 रुपये, वो परिवार महीने का कितना, 10,000 खर्चा कर दिया, तो मंथली का बचा कितना, 10,000। अब बचेगा तो क्या करेगा, ये 10,000 रुपये उसके पास बचा, तो ये 10,000 क्या करेंगे कि कुछ SBI में जाके जमा करेंगे। मान लेते हैं कि ये 5,000 रुपये उन्होंने SBI में जाके जमा कर दिया, बचा कितना, 5,000। मान लेते कि 2,000 का उन्होंने ये LIC की पॉलिसी ले ली, पॉलिसी खरीद ली, और बाकी जो 3,000 बचा, वो 3,000 रुपया क्या किए कि ये शेयर मार्केट में जाकर के किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया। तो शेयर यहाँ पे थोड़ा समझा दे कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं, तो कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी का लॉस हो रहा तो आपका भी लॉस होगा। मतलब किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कंपनी अगर मुनाफा करेगी तो मुनाफा आपको भी मिलेगा, अगर कंपनी घाटे में चलेगी तो आपको भी घाटा होगा। तो ये होता है शेयर। ठीक है, इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर कोई किसी कंपनी का अगर बॉन्ड आप खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर बॉन्ड, अगर 10,000 रुपया का बॉन्ड खरीदा है, तो ये 10,000 रुपया का बॉन्ड क्या होगा कि कंपनी आपसे अगर लेगी 10,000 रुपया, तो इस 10,000 के बदले आपको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। यानी कंपनी अगर घाटे में जाए, चाहे मुनाफा कमाए, जितना भी हो, वो आपको इंटरेस्ट देता रहेगा, ब्याज देता रहेगा। तो वो होता है बॉन्ड। शेयर मतलब होता है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, तो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। यानी कि प्रॉफिट अगर होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, और लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। ठीक है, तो ये मैंने देखा, हाउस होल्ड में देखा, उनकी 20,000 रुपये इनकम थी, 10,000 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना, 10,000 रुपये। 10,000 में से 5,000 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर जमा कर दिए, 2,000 रुपये की LIC पॉलिसी उन्हें खरीद ली, और 3,000 रुपये जाकर के वो क्या कर दिया कि शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब क्या होगा देखिए, अब ये है बिजनेसमैन, ये मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को अगर बिजनेस करना होगा, जैसे हमने देखा ना कि उत्पादन के कारक जो ना पैसे को जुटाने में मदद करता है, यानी उत्पादन के कारक जुटाने में पैसे मदद करता है। तो इसी तरह से अगर वहाँ देखे थे कि फैक्ट्री अगर खोलना हो तो पैसा आपको बैंक से ले आना पड़ेगा, तो इसी तरह मुकेश अंबानी अगर जियो फोन, है ना, अगर जियो फोन अगर मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, बनाना चाह रही है, और इसके पास पैसे नहीं, तो कहाँ जाएंगे ये बैंक आएंगे, और बैंक से क्या करेंगे, वो पैसे उधार लेंगे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको पैसे क्या करेंगे, उधार में देंगे। ठीक, और इसके बदले में फिर क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड यहाँ पे कंपनी में काम करेगी, यहाँ क्या हाउस होल्ड क्या, यहाँ कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि मान लेते हैं कि यह शेयर मार्केट में इसका जो है हाउस होल्ड जो है, ये इधर से शेयर भी खरीदे होंगे, तो शेयर किसका, मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी के शेयर है, तो यहाँ से ये शेयर खरीदेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होता है, पैसा क्या कहाँ गया, हाउस होल्ड की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फिर मुकेश अंबानी का पैसा उधार में लिया, तो पैसा यहाँ से यहाँ गया। और फिर हाउस होल्ड जो है, परिवार के लोग फिर यहाँ पे नौकरी कर रहे होंगे, तो नौकरी कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन जो है इनको क्या करेंगे, कुछ सैलरी देगा, यहाँ पे सैलरी दे रही है। अगर हाउस होल्ड अगर यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा डिविडेंड, यानी कि लाभ मिलेगा, है ना।
अगर LIC की कोई पॉलिसी खरीदी है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि LIC की पॉलिसी खरीदने के पर क्या होगा कि फिर उनको पॉलिसी पैसा यहाँ से यहाँ आएगा, और अगर LIC यहाँ पैसे हैं तो यहाँ से क्या होगा LIC, तो ये जो यहाँ पे जितने भी लोग LIC की पॉलिसी लेते हैं, LIC वाले क्या करते हैं कि ये फिर पैसा किसी को वो लोन में देंगे। सपोज दैट कि मान लेते इसी को दे दिया है ना, तो पैसा फिर इधर से इधर गया। तो इस तरह से आप ये पूरा रूपरेखा देख सकते हैं कि कैसे पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये जो बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC है, इन्हीं को कहा जाता है वित्तीय मध्यस्थ, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। ठीक है, ये पैसा बैंक में दिया, बैंक वाले ने फिर इसको लोन में दिया, और ये अपना बिजनेस कर रहा है। फिर हाउस होल्ड क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जॉब कर रहा है, जॉब करेगा तो यहाँ से पैसा इनके पास आएगा। इसी तरह से ये सर्कुलेशन, चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। इसीलिए कहा जाता है जो कॉन्टिजेंट फंक्शन है, प्रासंगिक कार्य है, प्रासंगिक कार्य में जो दूसरा है और वित्तीय मध्यस्थ द्वारा पैसों का चक्रीय प्रवाह होते रहता है, यानी पैसा एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से चक्रीय सर्कुलर घूमते रहते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं, तीसरा पॉइंट है क्या। तीसरा पॉइंट हमने देखा था, तीसरा पॉइंट क्या है, आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है पैसा, है ना। आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है पैसा। तो आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है कैसे, यहां हम डाल देते हैं क्या, यहां हमने डाल दिया हाउस होल्ड, यहां मैंने गवर्नमेंट को रख देता है। गवर्नमेंट को कौन, मोदी जी, मोदी जी को हमने रख दिया। ठीक है, यहां मोदी जी हो गए, और यहां पे मैंने हाउस होल्ड को रख दिया। ठीक है, हाउस होल्ड को रख दिया मैंने, और उसके बाद जो है यहां से हम बिजनेस फर्म को रख देते हैं, है ना, बिजनेस मैन को रख देते हैं। तो हाउस होल्ड यहां पे हो गया। हाउस होल्ड क्या होता है, आप जानते हैं लोगों की इनकम अगर ज्यादा हो, है ना, इनकम यानी आय अगर ज्यादा हो तो इस आय पे क्या होता है, सरकार को टैक्स देनी होती है। तो आय आपका ज्यादा होगा तो सरकार को टैक्स देंगे आप, यहां से आपने इसको टैक्स पे किया, है ना। और उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट के पास पैसा आया, और गवर्नमेंट के जब पैसा आएगा तो पैसा क्या, ये बिजनेसमैन, यहाँ पे बिजनेसमैन है, यहाँ पे सरकार को क्या खरीदनी है, मोबाइल, है ना, गाड़ी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सरकार को खरीदनी पड़ती है। 4 व्हीलर खरीदना पड़ेगा, कार खरीदनी पड़ेगी, है ना, मोबाइल फ़ोन खरीदना पड़ेगा, बंदूकें खरीदनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेसमैन से क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से खरीदती है। यानी हाउस होल्ड का जितना इनकम होता है उस इनकम पर भी सरकार को टैक्स देनी होती है। तो हाउस होल्ड क्या किया कि इस गवर्नमेंट को ना टैक्स दिया, और सरकार क्या करेगी, इस टैक्स के पैसे से अपने सामान खरीदेंगे। मोदी जी की इतना 12 करोड़ का कार, है ना, उसके बाद भी इतने सारे कपड़े कहाँ से लाएंगे, तो किसी बिजनेसमैन से कपड़े खरीदेंगे। तो ये कपड़े यहाँ से, पैसा फिर यहाँ से क्या, बिजनेसमैन को परचेज किया, यानी खरीदारी की, तो पैसा यहाँ से दिया, फिर पैसा यहाँ से यहाँ गया हाउस होल्ड में। अब क्या होगा, फिर जब बिजनेस को, यानी कि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन अगर अच्छा खासा कमाएगी तो फिर बिजनेसमैन को भी क्या करना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये भी क्या करेगा, बिजनेस फर्म क्या होगा, सरकार को टैक्स देगा, और सरकार को जब टैक्स देगा तो सरकार के पास जब पैसे होंगे तो सरकार पे क्या करेगा, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को सोशल ट्रांसफर करेंगे, है ना, सोशल ट्रांसफर मतलब क्या होता है, सोशल ट्रांसफर मतलब होता है कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देगी, है ना, स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति देगी, वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धों को 2000 रुपये प्रति मंथ दिया जाता है,
आपको सैलरी भी दी जाएगी। इस तरह करके क्या होता है कि टैक्स के पैसे यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है ना, हाउस होल्ड के पास जा रहा है। अगर ये कंपनी यहाँ है तो हाउस होल्ड क्या करेगा, यहाँ के लोग भी क्या करते हैं, यहाँ काम करते हैं, हाउस होल्ड में काम करते हैं, है ना। यहाँ के हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड के लोग यानी परिवार के लोग भी यहाँ क्या करते होंगे, जॉब करते होंगे। तो जॉब करते होंगे तो बिजनेस मैन से हाउस होल्ड में पैसे आएंगे। तो पैसे किस रूप में आएंगे, सैलरी के तौर पर आएगा, है ना। और किसके तरफ से आएगा, अगर किसी के जमीन में फैक्ट्री बसाई होगी तो हाउस होल्ड को रेंट भी मिलने लगेगा, रेंट भी आएगा। अगर उन्होंने क्या किया कि ये कंपनी अगर बॉन्ड जारी किया था और लोगों ने बॉन्ड पे पैसा इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड के बदले यहाँ पे इंटरेस्ट भी भेजना पड़ेगा इनको, तो हाउस होल्ड के पास क्या आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, है ना। अगर बिजनेसमैन का अगर शेयर था, अगर हाउस होल्ड के लोगों ने अगर उनके शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया तो शेयर में से आपको क्या मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा कंपनी को, तो डिविडेंड भी देना पड़ता है ना, डिविडेंड भी देना पड़ता है। इस तरह से क्या होता है, यह समझ देखा कि यहाँ से पैसे यहाँ गए सरकार पास टैक्स के रूप में, फिर सरकार के टैक्स के पैसे से सब बहुत सारी चीज़ें खरीदती है तो पैसा इनके पास गया, फिर इनको जब प्रॉफिट होता है फिर सरकार को क्या करते हुए टैक्स भरते हैं, और सरकार के पास जब टैक्स आता है तो सरकार सोशल ट्रांसफर के तहत फिर हाउस होल्ड के पास पैसा आता है ना। यानी कि स्कॉलरशिप देती है, वृद्धा पेंशन का वो होता है, सैलरी मिलती है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हाउस होल्ड को पैसे मिलते हैं। और हाउस होल्ड के लोग ही क्या करते हैं कि जो बिजनेस है फर्म है, बिजनेस फर्म में जाके काम करते हैं, तो काम करेंगे तो भाई क्या होगा, सैलरी के तौर पर पैसा आएगा, है ना। अगर मजदूर काम करेंगे तो वेजेस के रूप में भी पैसा आएगा, है ना, वेजेस मजदूर भी मिलेगी। किसी की ज़मीन पर अगर फैक्ट्री बसाया है तो ज़मीन वाले को रेंट भी देना पड़ेगा। अगर किसी ने उनके बॉन्ड में पैसे निवेश किया तो भाई उनको इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और अगर किसी ने अगर उनके कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट किया तो भाई उस शेयर के बदले उसको डिविडेंड भी देना पड़ेगा। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है पैसा। तो आमदनी के चक्रीय प्रवाह में मदद करता है पैसा, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट और चौथा पॉइंट है वो है राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करता है। पैसा जो है, पैसा क्या करता है कि राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है वो हम देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, यानी कि अमीर आदमी है। तो जो अमीर होता है ना, बड़े बड़े अमीर, इन पर लगा जाता है 30%, क्या 30% टैक्स लगाया जाता है। यानी कि इनको अगर 100 रुपये की इनकम हो रही है तो 100 में से इनको 30 रुपये क्या करना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। जो मिडिल फैमिली है, जो जॉब वगैरह करते हैं, जिनकी इनकम जो है ना महीने का 3-4 लाख रुपया हो जाता है, 5 लाख 10 लाख, तो वह उनको भरना पड़ता है कितना, 5 से 20% टैक्स भरना पड़ता है। यानी कि अगर 100 रुपये अगर इनकम कर रहा है तो उनको 5 से 20 रुपये तक उनको टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर कोई गरीब है, तो गरीब को 0% टैक्स, यानी कि उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है ना। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, इधर से ये मान लेते गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, इधर अमीरों से 30 रुपया मिलेगा, इधर गरीबों से मान लेते ये 20 रुपया मिलेगा, और यहाँ से 0 मान लेते ये 50 रुपया मिला, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हो गया सरकार का राष्ट्रीय इनकम, यानी कि नेशनल इनकम हुआ, नेशनल इनकम हो गया। और फिर इसको क्या करेंगे, फिर उन्हीं ये जो गरीब आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये इन्हीं पे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे मान लेते कोई किसान है तो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है ना, प्रधानमंत्री किसान योजना, तो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को क्या किया जाता है, 6,000 रुपये ना प्रति माह उनको दिए जाते हैं, 6,000 रुपया प्रति ईयर, हर साल उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण, राष्ट्रीय आय
ये हमने क्या किया, कलेक्शन किया। 30 रुपये मुकेश अंबानी पर, मिडिल फैमिली पर मैंने मान लेते हैं 20 रुपये का हमने टैक्स लगाया, गरीबों पर 0, तो हमारा 50 रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ। तो ये हमारा राष्ट्रीय इनकम यानी कि नेशनल इनकम हुआ। और नेशनल जब इनकम हुआ तो फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गरीबों को, जो ना जो किसान है, किसानों को हम सब्सिडी, ये उनके फसल को नुकसान हो रहा तो उसकी भरपाई के लिए हम पैसा देते हैं। जैसे एलपीजी खरीदते हैं, एलपीजी की सब्सिडी में भी हम पैसा देते हैं। तो इस तरह से पैसे क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के पुनः वितरण में मदद करता है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो है कौन सा, कि मनी यानी पैसा, पैसे एवं उसके प्रकार, है ना, यानी कि मुद्रा की यानी पैसे की उत्पत्ति एवं उसके प्रकार, ये हमारा नया टॉपिक है। तो अगला जो टॉपिक होगा ये है कि पैसे की उत्पत्ति एवं प्रकार। पैसे की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उसके कितने प्रकार हैं, वो कल के क्लास में, कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए फिर वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।